हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपने जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व किए हैं। इसके अलावा आप एक एक नंबर के जो प्रश्न हमारे पास आए थे आप उन्हें सॉल्व कर रहे थे। तो आज आगे के जो पोर्शन है हमारा वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ बायो का पोर्शन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो बायो के ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी तक देखे हैं, आगे भी हम बायो के क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास अभी तक आए हैं और आगे आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर चुके हैं। आपको दोनों क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करना है और देखना है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट कौन से हुए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आया था, जो कि 1 नंबर का आपके पास है। इसमें आपसे पूछा गया था कि गर्भ निरोधक की किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए, यानी कि मेंशन एनी टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपको यहाँ पर 1 नंबर में पूछा गया है, आपको 2 युक्तियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर हमने काफी सारे युक्तियों के नाम देखे हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप अगर 2 पूछे गए हैं तो 2 ही आपको लिखने हैं, क्योंकि अगर आपने 2 लिखे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने 4 लिखे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जितना पूछा गया है उतना आप आंसर लिखिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाता या फिर अगर आपसे पूछा जाता कि गर्भ निरोधक की जो युक्तियां हैं उनके नाम लिखिए, तब आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते थे, लेकिन अगर 2 का नाम पूछा गया है तो 2 का ही लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको करना क्या है, कम से कम 5 ऐसी युक्तियां आपको याद रखनी है, जिससे कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिख सकें। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, नेक्स्ट आपने बात की थी जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। आपको बताना था कि कौन सी ऐसी पदार्थ है, कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो बायोडिग्रेडेबल हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। एक एक एग्जांपल बोला गया है, इसका मतलब हाफ हाफ नंबर का होगा। हाफ नंबर का क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का आप नाम लिखेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी आप क्या लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जो आधे नंबर का होगा। तो आंसर को कैसे आपको लिखना है ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के 4 एग्जाम्पल आते थे लेकिन आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम नहीं लिखे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा 1 नंबर तभी मिलेगा जब आप दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं और इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ एक एक ही एग्जाम्पल पूछा गया, तो जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना आप वहां पर आंसर करेंगे। क्लियर है इतना। अब हम बात कर रहे थे, जो आपको होमवर्क में मैंने दिया था, आपको पूछा गया था पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। हमने यहाँ पर 3 इमेजेस बनाई थी, जो कि आपने बनाई होगी, आप घर से करके लेके आए होंगे। ये फ्लावर के पार्ट्स हमने कल भी बनाए थे यहाँ पर, और आपसे पूछा गया था कि ये जो 3 इमेजेस आपके पास आई हैं इनमें से कौन सा स्वपरागण है और कौन सा पर परागण है। आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। चलिए, एक फ्लावर ये है, एक तो नंबर 1 फ्लावर ये है। उसके बाद हमने क्या किए थे, 2 फ्लावर नीचे बनाए थे। ठीक है, दूसरा फ्लावर हमने ये बनाया था। तीसरा फ्लावर हमने ये बनाया था। ये है नंबर 2, ये है नंबर 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ एक प्रक्रिया को दर्शाया था।
अब ध्यान देखिए, आपको ध्यान में क्या रखना है, हमने कहा ये 3 फूल आपके पास आए हैं, ठीक है, 3 फूल आपके पास आए हैं और तीनों क्या हैं, अलग अलग पौधों पर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है, एक ही पौधे के फूलों को आपको बताया गया है। ये जो फूल है वो अलग पौधे पर है, ये अलग पौधे पर, ये अलग पौधे पर है। ध्यान दीजिए जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से, वो भी आपको देखने, जैसे कि नीचे आपका क्या होगा, सेपल, ठीक है, जो ग्रीन कलर के होते हैं ये पेटल्स हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पंखुड़ियां या दल कहते हैं। ये आपके पास क्या है, स्टेमेन है, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं, और ये आपके पास स्त्री केसर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो तीनों फूल आपके पास आए हैं ये अलग अलग पौधों पर हैं, लेकिन एक ही जाति के हैं, एक ही स्पीशीज के हैं, अलग अलग स्पीशीज के नहीं है, एक ही जाति के हैं। आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपने एक सिनारियो ये देखा और एक सिनारियो आपने ये देखा। अब इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, अच्छे से आप जानते हैं, कल हमने यहाँ पर क्या क्या था, डिस्कस भी किया था। इस प्रक्रिया को आपने कहा परागण, ठीक है, इसे हमने क्या कहा, परागण या पॉलिनेशन। ये भी सेम आपके पास क्या आया है, पॉलिनेशन आया है। अब आपको बताना ये है कि दोनों प्रकार के पॉलिनेशन में क्या सिमिलैरिटी है, या ये जो आपने येलो कलर में यहाँ पे देखा, ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दिया, ये है पराग कण, ठीक है, ये है परागकण। सेम ये भी क्या है, आपका परागकण है। तो परागकण क्या कर रहा है, जो परागकोश है, ये आपके परागकोश है, परागकण परागकोश से कहाँ पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पे जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, और इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, पॉलिनेशन कहा। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि दोनों में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी जान लीजिए, सिमिलैरिटी क्या थी, दोनों में एक ही चीज हो रही है, परागकण कहाँ से, परागकोश से कहाँ पे जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पे जा रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया है वो एक ही फूल में हो रही है, उसी फूल के परागण उसी के परागकोश से उसी की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ। दूसरी वाली जो सिचुएशन आपके पास है उसमें आपने क्या देखा कि एक फूल के परागकण जो कि किसी दूसरे पेड़ पे थे, ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है, और ये भी अलग पेड़ है। आपने कहा कि किसी दूसरे पेड़ के फूल के जो परागकण थे वो किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गए, जो कि क्या थे, दूसरे पेड़ पर लगा हुआ फूल था। यानी कि हुआ क्या, यहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया हो रही है वो एक ही फूल में हो रही है और एक ही पेड़ के फूल में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया हुई, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हुई, वो अलग अलग पेड़ों के फूलों के बीच में हुई। तो क्या कहेंगे, अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने स्वपरागण का मतलब है कि स्वयं में परागण हो रहा है। स्वयं में परागण का क्या मतलब है कि एक ही फूल के अंदर परागण हो रहा है, इसे किसी दूसरे फूल की आवश्यकता नहीं है, या किसी दूसरे पेड़ के फूल की आवश्यकता इसे नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ, हमने कहा कि इस फूल को किसी दूसरे पेड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद में ही परागण कर दे रहा है। दूसरा आपने कहा पर परागण, पर परागण का क्या मतलब है, पर परागण का क्या मतलब है कि जिसे पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता थी, यानी कि उस फूल को पॉलिनेशन के लिए किसी दूसरे पौधे की भी आवश्यकता है, ताकि वो उस पौधे के फूल के साथ क्या कर सके, परागण की प्रक्रिया कर सके। अब दोनों में अंतर आपको पता चल गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस प्रकार का परागण आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ये है स्वपरागण। अगर मैं कहूँ कि ये दूसरा वाला सिनारी जो आपको देखने को मिला, ये कैसा है, आपने कहा ये है पर परागण, यानी कि पहले केस में आपको बताया गया था सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे केस में आपको बताया गया है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आप जो डिफरेंस है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या आपके पास डिफरेंसेस आए हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, क्या आपको बताया गया है, आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स इन अ सिंगल प्लांट। जो स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है वो एक ही पौधे में हो रही है, एक ही फूल में हो जा रही है, उसे दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ध्यान रखिए, पूरी जो लाइन है उसे पढ़िए,
क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व टू डिफरेंट प्लांट। जो पर परागण है उसमें दो डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग पौधे चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्पीशीज के आपने दो पौधे ले लिए, ऐसा नहीं होगा। आपने का पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो आम का जो पेड़ है, आम के पेड़ का जितने भी पेड़ है उन्हीं के बीच में होगा। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ और संतरे के पेड़ के बीच में पॉलिनेशन हुआ, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो सेम स्पीशीज का मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग पौधे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है, इट अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब सेल्फ पॉलिनेशन किन में पाया जाएगा, जो स्वपरागण है आपने कहा उन पौधों में जिन जो कि द्विलिंगी होंगे। द्विलिंगी का मतलब क्या है कि जिसमें मेल पार्ट भी है, मेल वाला पोर्शन भी है और फीमेल वाला पोर्शन भी है, तभी तो ऐसा होगा। सोचिए अगर यहाँ पर स्टेमन होता ही ना तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, या यहाँ पर स्टिग्मा होती ही ना तो यहाँ पर जो स्वपरागण है वो होता ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि स्वपरागण उन्हीं में होगा जो द्विलिंगी पौधे, द्विलिंगी फूल यहाँ पर होंगे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में आपने क्या पढ़ा, इट टेक्स प्लेस बोथ इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, वो दोनों में हो सकता है, एक लिंगी पौधे में भी और द्विलिंगी पौधों में भी, ठीक है। कैसे होता है आपने कहा, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने कहा ये द्विलिंगी पौधे हैं दोनों, फिर भी दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर यहाँ पर फीमेल पार्ट नहीं भी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ स्टिग्मा पर आ सकते हैं। या हमने कहा कि यहाँ पर अगर स्टेमेन नहीं भी होता तो आपने कहा कि इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आ सकते हैं। तो जो पर परागण है, पर परागण दोनों प्रकार के पौधों में हो सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, अगर कोई द्विलिंगी पौधा है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो। ये चीज आप समझ चुके हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आपसे ये कहा था कि पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहा है। हमने कहा कोई द्विलिंगी पौधा है, उसमें क्या थे, स्टेमेन भी था, उसमें पिस्टिल भी थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, पर परागण हुआ, इसके कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि एक रीजन ये है, आपने कहा ये है पिस्टिल, ये पिस्टिल है, ठीक है, और ये है स्टेमेन। अब हुआ क्या देखिए, यहाँ पर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, आपने कहा यहाँ पर स्टिग्मा में होगी, वर्तिकाग्र में होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है उन्हें यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ फूलों में क्या होता है, जो स्टेमेन होते हैं, जो पुंकेसर है, उनका जो आकार है वो छोटा होता है, उनकी हाइट कम होती है। आप देख रहे हैं इनकी हाइट कम है और जो आपके पास पिस्टिल आई है उसकी हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो ये है कि हाइट का डिफरेंस आ गया है, हाइट का डिफरेंस आया तो पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा है वहां पर नहीं पहुंच पाए, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या होता है कि हमने कहा कि यहाँ पर किन्हीं पौधों में क्या होता है, जो पिस्टिल है आपकी उसकी जो हाइट है और जो स्टेमेन है उनकी जो हाइट है वो यहाँ पर क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पर इजिली पॉलिनेशन हो सकता है, परागण की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन होता क्या है, मेच्योरिटी का टाइम। यहाँ पर जो दोनों गैमीट है, गैमीट में मतलब यानी कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर होंगे, पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट है और जो यहाँ पर एक्सेल होगी, एक्सेल की जो मेच्योरिटी टाइम है वो उन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि जब भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा या फिर यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर पॉलिनेशन होगा, उससे पहले यहाँ पे गैमीट बनते हैं, युग्मक बनते हैं दोनों में। यहाँ पर पॉलन ग्रेन में क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे और यहाँ पर एक्सेल बनेगी यानी कि फीमेल गैमीट बनेगी। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब दोनों गैमीट मैच्योर होंगे, दोनों गैमीट में परिपक्वता आ जाएगी। तो होता है कि दोनों गैमीट के परिपक्वता के टाइम में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन तो मैच्योर हो गए हैं लेकिन एक्सेल मैच्योर ही नहीं हुई है, या एक्सेल मैच्योर हो गई है तो पॉलन ग्रेन मैच्योर ही नहीं हुए हैं। और इस स्थिति में अगर हमने कहा अगर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए और जो फीमेल गैमीट है वो यहाँ पर मैच्योर ही नहीं हुई और यहाँ पर पॉलिनेशन भी हो गया है, तो क्या होगा, इसका कोई फायदा होगा, कोई रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि फीमेल गैमेट मैच्योर ही नहीं हुई है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये किसी दूसरे फूल में चले जाएंगे और जब यहाँ पर एक्सेल मैच्योर होगी तो किसी दूसरे फूल के पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है।
तो आप जान रहे हैं कि क्या रीजन है कि द्विलिंगी पौधों में भी क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो आपके पास डिफरेंस आया है उसमें आपसे पूछा गया है ट्रांसफर फ्यू नंबर ऑफ पॉलेन। जो यहाँ पर स्वपरागण होता है उसमें कुछ ही पॉलेन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि उसी फूल के जो पॉलेन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो दूरी है वो तय नहीं करनी है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर पॉलिनेशन की वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा दूरी तय नहीं करनी है। अगर ज्यादा दूरी तय करनी होती तो क्या होता, हवा के द्वारा उड़ जाते, बीच में ही डिस्ट्रॉय हो जाते, खत्म हो जाते, या फिर वो क्या है जो स्टिग्मा है स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पर परागण है उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पर 100 पॉलन ग्रेन है तो 100 में कम से कम 20, 30 या 40 पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाए। ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है पॉलन ग्रेन का। नेक्स्ट आपने कहा पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि पॉलिनेटिंग एजेंट हो ही हो वहां पर, क्योंकि फूल के हैं आपस में, हो सकता है कि दोनों क्या है इतने पास पास हों, स्टेमन और पिस्टिल इतने पास पास हों कि वहां पर इजीली क्या है पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए। आपको ये जो फूल का डायग्राम है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा हो सकता है ये इतने पास पास हों, इतने अटैच हों कि यहाँ पर क्या है आसानी से जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आ गए हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कि पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, जो पॉलिनेशन को करवाते हैं। कौन कौन होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही एजेंट होते हैं। एबायोटिक में क्या है आपका, आपने कहा हवा के द्वारा, हवा ने क्या किया पॉलिन ग्रेन को उड़ा लिया और एक फूल से दूसरे फूल में क्या है जो पॉलिन ग्रेन है वो पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन हो गया। दूसरा अपने का पानी, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, जो पॉलन ग्रेन है वो बह करके जाएंगे और एक पौधे से दूसरे पौधे में चले गए हैं, पॉलिनेशन हो गया। ये तो है आपके एबायोटिक एजेंट जो क्या है अजैविक है, जो नॉन लिविंग है। अब आपने कहा कि बायोटिक एजेंट भी होते हैं, जैसे कि आपने कहा बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि जो आपकी बीज होती, हनी बी होती है, वो भी क्या करेंगे पॉलिनेशन को करवाएंगे। वो एक फूल पे बैठे, उन पे पॉलिन ग्रेन लग जाते हैं, फिर वो दूसरे फूल पे बैठ जाते हैं और वो पॉलिन ग्रेन वहीं झड़ गए, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई है। तो आपने कहा कि जो स्वपरागण है वहां पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन अगर करवाना है तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा रिजल्ट इन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है? क्योंकि उसी जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, उसी फूल से मेल गैमीट भी आया, फीमेल गैमीट भी आया, तो यहाँ पर क्या है आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। और आप अगर आप बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की, यानी कि पर परागण के, आपने का रिजल्ट इन हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपने कहा हैव नो कंट्रीब्यूशन इन इवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलता है, जबकि पर परागण में आपको इवोल्यूशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपने कहा बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट द सेम टाइम। अब जब स्वपरागण होगा तो इसका मतलब ये है कि स्टिग्मा और जो यहाँ पर एंथर है, परागकोश और जो वर्तिकाग्र है, दोनों को का जो मेच्योरेशन टाइम है, दोनों एक ही टाइम पे क्या है होंगे, मेच्योर होंगे। वही क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे मेच्योर होंगी, तभी तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट आपने कहा इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज। अब जो स्वपरागण है वो तब भी हो सकता है जब फूल क्या है पूरा क्लोज है, हो सकता है। आपने कहा जो फूल है आपका वो पूरा क्लोज है, इस प्रकार से ये पूरा क्लोज है। ठीक है, अब क्लोज है तो क्या हो, क्योंकि एक ही फूल के अंदर क्या हो रहा है, परागण की प्रक्रिया हो रही है, तो क्लोज हो या ओपन हो से फर्क नहीं पड़ता, परागण की प्रक्रिया आराम से हो रही है। लेकिन पर परागण के लिए फूल का ओपन होना आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि कहीं बाहर से पॉलन ग्रेन आएगा तो उसके लिए फूल का ओपन होना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, और जो पर परागण है उसमें वेरिएशन आएगी, ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट आपने कहा एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है, पंपकिन है और धतूरा है, जिसमें स्वपरागण होता है। पर परागण किसमें होगा, पपाया एंड मालबरी इसके एग्जाम्पल हैं।
आपको जो जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिखाए गए हैं, टोटल 10 पॉइंट 10 पॉइंट आपके पास आते हैं। 10 के 10 आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं, समझने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सलाइवा के फंक्शन आपको बताने हैं कि सलाइवा के क्या फंक्शन होते हैं, वो आपको बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, डाइजेशन से आया है। ठीक है, डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो इससे पहले आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, वो कम्प्लीटली पता होना चाहिए। डाइजेशन क्या होता है, सबसे बेसिक चीज तो ये है कि डाइजेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। आपको पूछा जाता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल किन किन ऑर्गन से या किन किन पार्ट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप नोट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपसे पूछा जाता है कि जो पाचन है, पाचन में कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं वो शामिल होती हैं। ग्लैंड्स के नाम आपको लिखने हैं। और ये जो ग्लैंड्स है, ये जो ग्रंथियां, ये किस प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी हैं या बहिःस्रावी हैं, यानी कि एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आपको जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, उसके टाइप आपको बताने हैं, एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताने कि क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम या फिर हार्मोन। ठीक है, अब एंजाइम और हार्मोन के नाम आपके पास आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर आपको पता करना है, पढ़ना है कि जो पाचन है, पाचन का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो किस प्रकार से, यानी कि पाचन कहाँ से शुरू हुआ, आपने कहा आपके मुख से शुरू हुआ। मुख में किस चीज का पाचन हुआ वो आपको देखना है, किसके द्वारा हुआ वो आपको देखना है। मुख के बाद पाचन का जो अगला चरण है वो क्या होता है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे लार के बारे में, सलाइवा के बारे में। आपने कहा जो सलाइवा है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि से। ठीक है, जो सलाइवा है वो कहाँ से निकलेगा, लार ग्रंथि से निकलेगा। आपके मुख में जो लार ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप भूखे रहते हैं और आपको कोई स्वादिष्ट भोजन दिख गया या फिर आपने खाना वैसे भी देख लिया तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो जब भी मुंह में पानी आए, वो पानी क्या है, वो है आपका लार, आपका सलाइवा। जब भी पानी आए तो नोटिस करना कि कहाँ से ये पानी निकल रहा है, यहाँ से आप नोटिस करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप नोटिस करते हैं, टंग है आपके, टंग के नीचे से आपको फील होता है। तो जहां जहां से आपका सलाइवा सिक्रीट होता है, जहां जहां से आप फील करते हैं, वहां पे होती है आपकी लार ग्रंथि। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड वहां पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये आपने देख लिया कि 3 जोड़ी आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि फंक्शन क्या होते हैं। काफी सारे फंक्शन होते हैं। आपने कहा सलाइवा सबसे पहले तो क्या करेगा, आपने कहा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है। ठीक है, जो आपके भोजन को क्या बनाता है, उसमें म्यूकस को ऐड करेगा और आपके भोजन को गीला करता है, जिससे कि आपको चबाने में मदद होती है, आपको निगलने में मदद होती है। आपके फूड में जो हानिकारक जीवाणु होंगे उन्हें क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है, तो काफी सारे फंक्शन होते हैं यहाँ पर सलाइवा के, देख लेते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए, आपने कहा सलाइवा हेल्प्स इन क्लीनिंग द माउथ एंड हैज अ टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, प्रिवेंट टूथ डिके। सबसे पहले क्या करेगा, मुंह को साफ करने में मदद करता है, कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है और दांतों को सड़ने से रोकता है। ये है आपके सलाइवा के कैरेक्टर। ठीक है, दूसरा आपको क्या बताया गया है, सलाइवा ल्यूब्रिकेट द फूड फॉर एडिंग swelling, यानी कि निगलने में सहायता के लिए लार भोजन को क्या करता है, चिकना करता है। ये बात हमने की थी कि आपके भोजन को गीला किया जाता है। तीसरा फंक्शन क्या है, एंजाइम टाइलिन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। क्या कर रहा है यहाँ पर, जो आपका सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे शुरू हो गया है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो पाचन शुरू हुआ किसका हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फैट का। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, किसके द्वारा हुआ, आपने कहा कि सलाइवा के द्वारा हुआ। कहाँ पे हुआ, आपके मुख में हुआ है। ठीक है, क्या बात की आपने कहा, एंजाइम टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलने में शामिल होता है।
Saliva aids the formation of a bolus ball-like mixture of food that is mixed in the mouth with saliva. आपने कहा कि जब आप भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं और आपके भोजन के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, तब आप उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और ये जो बोलस होता है ये निगलने में बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा अगर आप भोजन को अच्छे से नहीं चबाते हैं तो भोजन आपके गले में अटक जाता है, होता है ऐसा, आपने देखा होगा। नेक्स्ट आपने क्या बोला, लार जीभ की सतह के साथ मौखिक गुहा के आंतरिक परत को भी चिकनाई और नम रखती है। ठीक है, ये है आपके पास लार के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आप नोट कीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न जो आपके पास आता है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। 2 खंड में आपको दिया गया है। ठीक है, जो खंड क है उसमें पूछा गया है उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधे में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है, यानी कि राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। आपको बताना है पौधे में वो कौन सा ऊतक है जो कि यहाँ पर पानी और खनिज लवणों का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। खंड ख है उसमें आपसे पूछा गया है अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा दर्शाइए, शो बाइनरी फिजन इन अमीबा ओनली बाय फिगर। तो आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो खंड क है उसे देख लेते हैं, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधे में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। पूछा क्या गया है, ऊतक का नाम, और ऊतक का काम क्या था, आपने कहा पौधे में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। तो आपने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, आपने पढ़ा था। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहले तो टिश्यू की डेफिनेशन आपको याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपने टाइप पढ़े होंगे तो आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। अब आपसे पूछा किस टिश्यू के बारे में गया है, प्लांट टिश्यू के बारे में या एनिमल टिश्यू के बारे में, क्योंकि पौधा जो शब्द यहाँ पर आया तो आपको प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा गया है। प्लांट टिश्यू फर्दर 2 पार्ट में देखा आपने, कौन कौन से, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप विभजोतक ऊतक कहते हैं, और दूसरा आपने कहा परमानेंट टिश्यू जिसे आप क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। विभजोतक ऊतक फिर से आपके पास 3 प्रकार के आए थे, कौन कौन से थे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 3 प्रकार के आपके पास आए थे। जो परमानेंट टिश्यू है वो फिर से 2 भागों में विभाजित हो गए थे। आपने कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक जिसे आप कह रहे हैं, और दूसरा आपने कहा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक आपके पास आए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर आपके पास 3 प्रकार के आए थे, कौन कौन से आए थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे वो 2 प्रकार के आए थे, उसमें आपने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, ये जो चार्ट है ये आपने देखा, अच्छे से समझा भी था, आपको ये पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। सेम ऐसा ही चार्ट आपके पास क्या है कि एनिमल टिश्यू का भी आएगा। तो आप देखिए टिश्यू चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि इस बार आपके पास एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कि प्लांट टिश्यू से ही आपके पास क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये चार्ट अच्छे से समझना है। चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, आधे से ज्यादा जो चैप्टर है वो आपका कवर वहीं हो जाता है। आपने क्या किया, चार्ट बनाया, दूसरा काम आपने देखना है लोकेशन कहाँ पे, कहाँ पाए जाते हैं, और तीसरा आपने देखना है कि इनका कार्य क्या है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसका स्ट्रक्चर भी देखना है कि इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में। आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं, विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक में क्या होता है, विभाजन चलता रहता है और ये पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू है उसके अलग अलग टिश्यू के अलग अलग कार्य आप देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम है या इंटरकैलरी है, ये जो लेटरल है, ये पौधे के अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं, पौधे में वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। आपने कहा कि अगर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की बात की जाए तो इनका फंक्शन क्या हो, कोई स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कोई पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ये परिवहन का काम करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेंगे, परिवहन का काम करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के द्वारा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपके पास आ गए हैं। इतना आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि परिवहन कौन से ऊतक कर रहे हैं,
क्वेश्चन ने ये पूछा है कि पौधे में जल और खनिजों का परिवहन कौन कर रहा है, उस ऊतक का नाम लिखिए। आपको जाइलम और फ्लोएम के नाम नहीं लिखने हैं, आपको उस ऊतक का नाम लिखना है जो जल और खनिजों का वहन करता है। आपने क्या बात की थी? आपने कहा था कि जो जाइलम है वो जल और खनिजों का परिवहन करता है, जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, यहाँ पर भोजन का परिवहन करेगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? आपने कहा जाइलम। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ उस ऊतक का नाम बताना था कि वो जाइलम वही ऊतक है जो कि क्या करता है, यहाँ पे जल और खनिजों का परिवहन करता है। खंड ख में आपके पास जो आंसर आया है उसमें आपसे पूछा गया है बाइनरी फिजन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आया है। अलैंगिक जनन का प्रकार है बाइनरी फिजन। अब आपको देखिए, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इमेज के द्वारा बताना है बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है। अब इमेज को देखिए अपनी स्क्रीन पर। अमीबा है सबसे पहले, जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 इमेज आपको दिखाई गई है, ये है अमीबा, पेरेंट अमीबा है। नंबर सेकंड में आप क्या देख रहे हैं, जो बीच में जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, यानी कि वो 2 भागों में टूटने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तीसरे पार्ट में आपने क्या देखा, जो यहाँ पर अमीबा है, अमीबा एक ही है और इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। और चौथी इमेज में आपने क्या देखा कि अमीबा अब 2 भागों में विभाजित हो गया है और 2 नए अमीबा आपके पास आ गए हैं। सिंपल सी चीज है, यही होता है द्विविखंडन या बाइनरी फिजन। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। इमेज को आप एक बार देख लीजिए और आपको एज इट इज अपनी कॉपी में से ड्रॉ करना है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, आपको बताया गया कि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।